आगे देखते हैं लेबर कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले तो जानते हैं कि लेबर लॉ होता क्या है। लेबर लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ एड्रेस द लीगल राइट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। लेबर लॉ एक ऐसा लॉ है, लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि लेबर और एम्प्लॉयर दोनों पे अप्लाई होता है, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, और कुछ लीगल राइट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने फंक्शन को अच्छे से कर पाए। लेबर लॉ बनाने का पर्पस क्या है? तो लेबर लॉ बनाने का एकमात्र पर्पस है हार्मनी बने रहे लेबर और एम्प्लॉय के बीच में, कभी भी एम्प्लॉयर के बीच में, लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई ना हो, ठीक है। तो रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर विच लीड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है। तो यही है गोल ऑफ द लेबर लॉ। मेन पर्पस क्या है? लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मनी बनी रहे, लड़ाई कम हो, ताकि ग्रोथ हो, किसका? इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो और कंट्री का भी ग्रोथ हो। एक्ट विच गवर्न अबाउट दैट, ठीक है। तो कौन कौन सा लेबर लॉ है और कौन कौन सा एक्ट इसके अंतर्गत आता है? तो लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। एक्ट विच गवर्न द लेबर लॉ आर लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आप याद रखना, अगर आपका ईपीएफओ को एग्जाम है तो और ज़्यादा हेल्प आएगा होगा इससे। देखते हैं। तो एक्ट विच गवर्न द लेबर लॉ क्या है? अरे यार, स्पेस का बहुत बड़ा पंगा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं एक्ट विच गवर्न द लेबर लॉ। फर्स्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। लॉज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है। तो वीमेन के लिए कौन कौन से लॉ है? तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसको अभी हाल में 2018 में चेंज किया गया था। उसके अलावा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। कंडीशन ऑफ वर्क, लेबर लॉ अगर वर्क के अनुसार देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट लेबर लॉ है। पहला है फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 और दूसरा है वेज लेबर एक्ट ऑफ 1970। वेज एंड रेम्यूनरेशन एक्ट क्या है? मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। तो उसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट पहले आया था 1936 में, और फिर आज़ादी के बाद सोचा गया कि कम से कम सभी एम्प्लॉय को एक मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए, इसलिए मिनिमम वेज एक्ट आया था 1948 में। सोशल सिक्योरिटी के बेस पे कुछ एक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये कब आया था? 1952 में। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, काफ़ी नामी एक्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1947 में आया था। उसके अलावा देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 44 लेबर लॉ को 4 कोड में बांटा गया है। वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये जो लेबर लॉ लाया गया है और उसको कोड में डिवाइड किया गया है 4 इंपॉर्टेंट कोड में, जैसा कि आपने देखा लेबर कोड, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। इन सब का क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में जानते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट एक्ट को कंबाइन किया गया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है वो देखते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1946, देन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। इसका पर्पस क्या है, क्यों लाया गया है? तो इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही सारे राइट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल इंडिया में बहुत ज़्यादा हायरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। पहले प्राइवेट में होता था, अब गवर्नमेंट में भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो होते हैं उनको बहुत सारी बेनिफिट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के थ्रू आते हैं, उनको एक उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि उनको हायर करता है। तो जो बेनिफिट होती है वो कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय के बीच में बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है जो थर्ड पार्टी पे काम करती है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो एम्प्लॉय होता है उसके बीच में एक कंसल्टेंसी होती है जो कि उनको हायर करती है और फिर सैलरी भी प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होता है कि जो उस कंपनी के बेनिफिट है वो बेनिफिट उस एम्प्लॉय को नहीं मिल पाता है, ठीक है।
तो अब क्या है, इस बिल में प्रपोज किया गया है, ये जो कोड आया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑन पार विथ रेगुलर एम्प्लॉय, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉय की तरह कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को भी सारी फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ एम्प्लॉयर को कैसे हेल्प करेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, एक्चुअली इसमें क्या होगा कि अब एम्प्लॉयर को किसी थर्ड पार्टी या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय हायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एम्प्लॉयर खुद हायर करेगा, तो उसकी क्वालिटी को वो देखकर हायर करेगा, तो वो इजीली हायर और फायर दोनों कर सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए ये बेनिफिशियल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लाने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे किसी एम्प्लॉय को हायर करे या फिर फायर करे। हाउ इट हेल्प्स टू एम्प्लॉय, अब ये एम्प्लॉय को कैसे हेल्प करेगा? एक्सटेंडेड टू ऑल वर्कर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल वर्कर। अब क्या होगा कि ये जो बेनिफिट होती है, जैसे कि सैलरी के अलावा इंश्योरेंस बेनिफिट दी जाती है, कैश अमाउंट बेनिफिट दी जाती है, वो बेनिफिट सिर्फ एक एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, अब वो रेगुलर एम्प्लॉय के अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को भी दिया जाएगा। Few government officer would be given the power to look into the cases and impose penalty, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हायर किए जाएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो हैं उनके साथ पे अगर कोई भी हजारियस या फिर मिसबिहेव हो रहा है तो उस चीज़ को वो नोटिस करेंगे। ठीक है, तो फ्यू गवर्नमेंट ऑफिसर वुड बी गिवन द पावर टू लुक इनटू द केसेस एंड इम्पोज पेनाल्टीज। इस तरह से क्या होगा कि जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जो कि हमेशा केसेस होता है एक लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम हो जाएगा इस तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल को एम्प्लॉय करने से। ठीक है, क्योंकि केसेस इंडस्ट्री में ही सॉल्व हो जाएगी, कभी ट्रिब्यूनल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंसर्न क्या है? फॉर स्किलिंग प्रोस्पेक्ट, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट है उसको कंपल्सरली एक रिस्किलिंग फंड बनानी होगी। रिस्किलिंग फंड मतलब जब कोई एम्प्लॉय आता है तो उसके पास कुछ स्किल होते हैं लेकिन कुछ स्किल नहीं होते हैं, तो उनको ये जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक स्किलिंग फंड बनवाना होगा हर कंपनी में, ताकि जो एम्प्लॉय के पास स्किल नहीं है उनको ट्रेनिंग दी जाए, उस स्किल में उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि रीस्किलिंग फंड तो बनाना पड़ेगा हर कंपनी को अपने एम्प्लॉय को रीस्किल करने के लिए। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू यहाँ पे आया कि ईजिली हायर एंड फायर, यानी फायर भी हो सकते हैं एम्प्लॉय बहुत ईजिली, तो रिट्रीचमेंट के लिए जो फेयर है रिट्रीचमेंट का उसको कम कैसे किया जाए, जो फायर होगा उसको कम करने के लिए सरकार ने कहा है कि जो भी कंपनी 100 एम्प्लॉय रखता है, अगर वो 100 एम्प्लॉय रखता है वो कंपनी, तो वो इजिली फायर नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी किसी भी एम्प्लॉय को निकालने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कंसर्न क्या है, फॉर स्केलिंग प्रोस्पेक्टिव एंड फॉर फियर ऑफ रिट्रीचमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कोड ऑन वेज बिल 2019, अब क्या आया, अब हमने अभी तक देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड देख लिया हमने। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कोड ऑन वेज बिल 2019। कोड ऑन वेज बिल जो है वो चार जो कोड है उनको कंबाइन करके बनाया जा रहा है, चार एक्ट को कंबाइन करके ये कोड बनाया जा रहा है, कोड ऑन वेज बिल। ठीक है, कौन सा एक्ट है? तो उसमें पहला है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, जो कब आया था? 1936 में आया था। फिर मैंने बताया आपको मिनिमम वेज एक्ट, जो कब आया था? 1948 में आया था। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वो कब आया है? 1965 में आया है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कब आया है? 1976 में आया है। ठीक है, तो ये चार एक्ट को कंबाइन करके कोड वेज बिल लाया गया है, 2019 में ही लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, ये सारे एम्प्लॉय पे अप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड करेगी वेजेस कुछ पार्टिकुलर सेक्टर के, जैसे रेलवे, माइंस। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी फिक्स करेगी कुछ पार्टिकुलर सेक्टर का, तो यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे वेज फिक्स करेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं वेज फिक्स करेगा, कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें वेजेस किसको इंक्लूड किया जाता है, तो वेजेस अलाउंस को इंक्लूड किया जाएगा जो भी मॉनेटरी टर्म में दिया जाता है। बोनस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेज। ठीक है, बोनस वेज का पार्ट नहीं है। उसके अलावा फ्लोर वेज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब फ्लोर वेज क्या होता है? फ्लोर वेज देखिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है वेज।
ठीक है, फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। और फ्लोर वेज एक्चुअली मिनिमम रेट वेज होता है, वो मिनिमम वेज नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लोर वेज एंड मिनिमम वेज। फ्लोर वेज एक रेट होता है जिससे बिलो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलना चाहिए, और जो मिनिमम वेज होता है वो फ्लोर वेज से हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, तो मिनिमम वेज को फिक्स करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और जो फ्लोर वेज होगा उसको डिटरमाइन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कोड सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स द फ्लोर वेज, और वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार डिफरेंट वेजेस होंगे। फ्लोर वेज जो होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर कोई राजस्थान में कोई काम कर रहा है तो उसका फ्लोर वेज डिफरेंट हो सकता है, अगर कोई बिहार में काम कर रहा है। The minimum wages are decided by central and the state government must be higher than the floor wage. अब ध्यान रखिएगा, फ्लोर वेज क्या होता है, मिनिमम वेज होता है, लेकिन मिनिमम वेज और फ्लोर वेज में डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो सब कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को, वो फ्लोर वेज है। ठीक है, और मिनिमम वेज जो है वो फ्लोर वेज के ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए फ्लोर वेज 100 रुपया है तो मिनिमम वेज 300 रुपया होगा, 200 रुपया होगा। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि फ्लोर वेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार, और मिनिमम वेज जो है वो कौन फिक्स कर रहा है, मिनिमम वेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमेशा हायर होगा फ्लोर वेज से। ठीक है, फ्लोर वेज अगर 100 रुपया है तो वो 200 रुपया होगा या फिर 300 रुपया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओवर टाइम वर्किंग आवर फिक्स कर सकती है, जैसा कि अभी कोविड-19 के केसेस में हुआ। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे लोकेशन है हरियाणा, जहाँ पे हमने देखा कि वर्किंग आवर चेंज करने की बात चल रही थी। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो हमने अभी तक देखा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन वेज बिल। अब हम लोग देखेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें 8 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को कंबाइन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है, काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सारे को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान रख सकते हो। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो इस तरह के बहुत सारे 8 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है जिसको कंबाइन करके क्या बनाया गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनाई गई है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग इसका देखें इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, तो इसमें देखा गया है कि इंश्योरेंस और अदर लाइफ केयर जो है वो फैसिलिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। तो चेंजेस क्या है, पहले से ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस सोशल सिक्योरिटी कोड में जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनको भी इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है जो अभी लाया गया है उसमें अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और यही नहीं, ये जो बेनिफिट है जैसे कि इंश्योरेंस और अदर बेनिफिट, वो गिग वर्कर को भी देने की बात की जा रही है। अब ये गिग वर्कर कौन होते हैं, गिग वर्कर फ्रीलांसर होते हैं, जैसे मैं हूँ। जैसे मतलब कि जो अब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलते हैं, उनको टाइम मिलता है, उस प्रोजेक्ट को वो काम करके देते हैं और उनको उसके बदले सैलरी मिलती है। उनका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है आने का, ऑफिस जाने का, और कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है, कोई फिक्स्ड बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, वो अपने अनुसार काम करते हैं और रिटर्न उनको पैसे दिए जाते हैं, फ्रीलांसर की तरह। फ्रीलांसर भी गिग वर्कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। द कोड रिप्लेसेस 13 लेबर लॉ रिलेटिंग टू सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो अभी आपने पिछले वाले में क्या देखा था, पिछले वाले में आपने देखा था कि 8 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को चेंज करके सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया है। ठीक है, तो 8 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को चेंज करके सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है, और जो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है वो 13 लेबर लॉ को चेंज करके बनाया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉ देख लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1948 में, माइंस एक्ट 1952 में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में। ये टाइमिंग ईयर इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशन टू मेक लॉ फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशन देना है टू मेक लॉ फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। एप्लीकेबल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय अप टू 10 वर्कर टू ऑल माइंस एंड डॉक। यानी कि जो भी कंपनी 10 वर्कर भी वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे भी कोड देना होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के लिए।
और क्या है, तो एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। और जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसके अनुसार इनको भी कुछ फैसिलिटीज़ देनी होगी जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसका ज़रा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जो भी कंपनी 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा रखते हैं उनको रजिस्टर्ड करना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताया गया है कि इंस्पेक्शन कम फैसिलिटेटर एक ऑफिसर